So we shall learn the process of planning for infrastructure. Besides planning and management of physical facilities of an educational institution, it is also needed to look into the process of planning for infrastructure. The process of planning of physical infrastructure of educational institution depends on its stages of development. मतलब कितना डेवलप, to acquire land, to take decisions about the building construction, to equip and furnish the building appropriately and adequately, etc. are the parts of the process of planning. मतलब यदि हम लिखे तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड का, कितना लैंड चाहिए, कहाँ चाहिए, और फिर टू टेक डिसीजंस अबाउट द कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे। ऑब्वियस है, कंस्ट्रक्शन से पहले आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, मैप वगैरह का जो कंसेप्ट है, वो लोकेशन कितनी जगह छोड़नी है। टू इक्विप एंड फर्निश द बिल्डिंग अप्रोप्रिएटली एंड एडिक्वेटली, जैसे ही बिल्डिंग बन गई तो अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या तो पावर पॉइंट की भी सुविधा चाहिए, ब्लैक बोर्ड भी चाहिए, डेस्क चाहिए, बेंच चाहिए, एंड इट इज वेरी comprehensive and extensive. So equip टीचर का बैठने का, और you all know, एंड ये इन सारी चीजों के डिमांड के बारे में सोचना ही, these are the parts of the process of planning. तो ये मुख्य रूप से कि जमीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और ऑब्वियस है कि बिना नक्शा के नहीं, और फिर बिल्डिंग बन जाने के बाद उसको इक्विप करें ताकि क्लासरूम उसमें ट्रांजैक्ट हो सके। प्रैक्टिकल की फैसिलिटी है, लेबोरेटरी की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, तो वो सब इक्विप हो जाए। सो इट्स ए वेरी कॉस्टली अफेयर एज वेल एंड वेरी साइंटिफिक प्रोसेस एज वेल। द डिसीजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर क्रिएशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इन इंस्टीट्यूशंस डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स। ऑब्वियस है, मेनी फैक्टर्स में कई सारे फैक्टर आ गए, कुछ आप गेस भी कर सकते हैं, पैसा चाहिए, किस स्टेज के लिए बनना है, कौन कौन से कोर्सेज चलेंगे, एंड लाइक दैट, बट सम ऑफ among them has been mentioned here. Some important factors are as the expected student enrollment, मतलब स्टूडेंट का इनरोलमेंट एक फैक्टर है, कितना स्टूडेंट, इनटेक कितना होगा, द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिवीजन, फैकल्टीज। अब जानते हैं कि सिंगल यूनिट जैसे अब हम लोग का है, तो अब हम लोग का यदि एजुकेशन का एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरी तरह से होगा कि मैथमेटिक्स का अलग, में जितनी भी पेडागोजी के सब्जेक्ट है उतने। लेकिन यदि हम जनरल कॉलेज का ले रहे हैं तो उसमें कहाँ तक की पढ़ाई होगी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री किधर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी किधर होगा, फिर ज्योग्राफी का अलग रिक्वायरमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी फिर उसका अलग रिक्वायरमेंट है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अलावा, स्टूडेंट्स के अलावा डिपार्टमेंट, फैकल्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टीचर्स कितना चाहिए, तो टीचर्स और उनके बैठने की जगह, उनके अध्ययन के लिए व्यवस्था, द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू टीचर्स ऑफ फैकल्टीज, मतलब टीचर और टॉट कहिए या हम स्टूडेंट लिखे तो ज्यादा ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा। ये सारे कंसिडरेशन के अलावा द प्लानिंग इज डन विद द प्रोजेक्शन ऑफ मैक्सिमम एक्सपेक्टेड इनटेक। कभी भी प्लानिंग मिनिमम पे नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि 100, संभव है कि एडमिशन 100 नहीं हो, लेकिन प्लान करेंगे 100, और मान लीजिए कि ऑल टुगेदर हम सारे ये फैकल्टीज का ले रहे हैं, डिपार्टमेंट का ले रहे हैं, सॉरी ये दूसरा वाला, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, इसमें कितना, जैसे आप पुराना कंसेप्ट लेंगे
तो सीट की संख्या काफ़ी कम हुआ करती थी। हम लोग जिस समय एमएड कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 1:20 का रेशियो था, मतलब सिर्फ 20 एडमिशन्स होते थे एक साल के कोर्स के लिए। फिजिक्स में आप देखेंगे, हम लोग जिन दिनों पढ़ते थे फिजिक्स में बहुत 15-16 सीट होती थी किसी भी कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट पे ऑनर्स के लिए, और अकॉर्डिंगली उसकी फैसिलिटी। तो मैक्सिमम ये नहीं कि मान लीजिए कि, हालांकि उस समय ये स्थिति नहीं थी, आज हिंदी वगैरह में थोड़ा एडमिशन वगैरह में दिक्कत हो जाती है कि पूरी सीट नहीं भरती है, लेकिन प्लानिंग हमेशा मैक्सिमम को ध्यान में रखकर करना होगा। व्हेन द नंबर्स आर लो इन इनिशियल स्टेजेस it may appear to be underutilized, but it is not poor planning as future needs are to be considered in the planning itself। खास के प्रोफेशनल कोर्स में भी आप देखेंगे, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन किसी ने मैनेजमेंट का खोला तो संभव है कि पहले सीट फुल नहीं हो, लेकिन जो मैक्सिमम सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रखकर सारी व्यवस्था करनी चाहिए, and this is being considered as the best planning for infrastructure। so planning for infrastructure में हम लोगों ने देखा कि एक तो शुरू में ये लैंड, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर विचार करना है, रेशियो वगैरह, और फिर स्टूडेंट का, टीचर का, डिपार्टमेंट का, स्टूडेंट टीचर का रेशियो का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, if it is not a scientific, if it is not being done in a scientific manner, in due course of time it will create a lot of problem। क्योंकि बिल्डिंग रोज नहीं बन सकती है ना। अब वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे मान लीजिए आप बिना प्लान के आपने काम कर लिया, घर बना लिया, और फिर उसमें सीढ़ी आपने छोड़ी नहीं, आपका एक फ्लोर का प्लान। तो फ्यूचर प्लान में आप देखेंगे जो घर भी अपना इंडिविजुअल कोई व्यक्ति बनाता है तो उसके आगे ऊपर छड़ निकाल देता है कि कहीं ऊपर हम इस जनरेशन में नहीं बना पाएंगे, दूसरे जनरेशन में। सो देयर मस्ट बी ए स्कोप फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, क्योंकि एक साथ हो सकता है कि आपके पास इतना कंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं हो, इतनी फंडिंग नहीं हो। यदि फंडिंग से ही ये सारी चीज़ें बनती है, यूजीसी की फंडिंग पहले हुआ करती थी, अब नैक एक्रेडिशन के बाद फिर रूसा के माध्यम से फंडिंग हो रही है। So process for planning for infrastructure has to be a very scientific process because it is a scientific process. Or if you are not utilizing this scientific process, the institution may suffer. Rather, the institution will suffer. So thank you for this part. Thank you.